दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक महिला ने फैसला लिया कि वो राजनीति में जाएंगी। सफर शुरू हुआ, धीरे धीरे सफर वहां तक पहुंचा जिसे किसी राज्य का सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है, यानी कि वो दिल्ली की सबसे कम उम्र की सीएम बनी। बात आतिशी की हो रही है, आज चर्चा भी उन्हीं से होगी क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल गर्मा गया है। हेलो मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार पुलकित जी, कैसे हैं? आइए। तो ये तो आपका पुरानी घर है, यहाँ पे तो मैं आया हुआ हूँ पहले भी। हाँ जी। लेकिन शीश महल की जरूरत आपको नहीं पड़ी। देखिए, मेरे पास एक सरकारी घर अलॉट हुआ था जो सीएम आवास है। 3 महीने में 2 बार बीजेपी की केंद्र सरकार के आदेश पे मुझे उस घर से निकाल के बाहर कर दिया गया। अच्छा। कुछ महीने पहले सितंबर के महीने में भी, अक्टूबर के महीने में जब अलॉटमेंट हुआ था, तब सबने ही देखा कि जो सीएम आवास है पूरा सारा सामान सड़क पे आ गया था। और इसी कमरे में सारे डब्बे भरे हुए थे। और आप काम कर रही थी यहीं बैठी हुई। बिल्कुल। लेकिन देखिए, हमारा दिल्ली वालों को कमिटमेंट है, हम काम करेंगे। हमें सड़क से काम करना पड़े, हमें फुटपाथ से काम करना पड़े, हमें आपके घर में आके काम करना पड़े, लेकिन दिल्ली वालों का काम किसी भी हालात में नहीं रुकेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपने जो काम करने के लिए घर बनाया उसका वो शीश महल बन गया बनाते बनाते, और अरविंद केजरीवाल उसमें रहे और ऐसी ऐसी सुविधाएं उन्होंने ली जो कि उन्होंने कभी प्रॉमिस में थी नहीं। जो बात पहले कहते थे वो बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई शीश महल की। देखिए, मैं इसमें 2 चीजें कहूंगी। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे सांसद संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी तो मीडिया को लेके गए थे। 6 फ्लैग स्टाफ रोड। हम तो चाहते हैं दिखा दीजिए मीडिया को, पता तो चले ये स्विमिंग पूल कहाँ है जिसकी बार बार भारतीय जनता पार्टी बात करती है। सोने की पता तो चले ये सोने का टॉयलेट कहाँ है। पता तो चले ये हीरे वाले झूमर जिनकी बात होती है वो कहाँ है, मिनी बार कहाँ पर है। तो चलिए मीडिया को लेके चलिए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगी कि पीएम का जो राजमहल है जो 2700 करोड़ का बना है उसको भी खोला जाए। वहां पर भी खबर है कि 300 करोड़ के कालीन है, मिडल ईस्ट में कहीं से आए हैं, सोने के धागे हैं उसमें, के पीएम के पास शायद 5,500 जोड़ी कपड़े हैं, 1000 जोड़ी से ज्यादा जूते हैं, 2-3 हजार घड़ियां हैं, लाखों रुपए के पेन हैं। तो ये सब खबर भी है। अच्छा, आप जब वहां गई, आपका सामान हम सबने बाहर आते हुए देखा, आपको काम करते हुए देखा, तो क्या था कि आपको वहां जाने की परमिशन क्यों नहीं मिली? लास्ट में मुझे पता चला कि उपराज्यपाल की तरफ से परमिशन दे दी गई है कि आप जा सकते हैं। ये मामला घर की परमिशन, अलॉटमेंट, आने जाने, सामान अंदर बाहर का नहीं है। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार के काम रोके जाएं। वरना आप बताइए, आप इतने दिनों से रिपोर्टर हैं, आपने कभी सुना है कि किसी स्टेट के सीएम को सीएम आवास से निकाल दिया जाए? सुना है कभी आपने? कभी आपने सुना है कि सीएम के सीएम आवास की अलॉटमेंट कैंसिल हो जाए? भाई, किसे अलॉट करोगे? लोकतंत्र में जनता किसी को चुन के भेजती है। दिल्ली के लोगों ने मुझे चुन के भेजा है। हमारी पार्टी की लेजिस्लेटिव पार्टी ने मुझे लीडर बना के दिल्ली का सीएम बनाया है। उसके बाद केंद्र सरकार पसंद करे या ना करे, वो आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे या ना चाहे, पर हमें दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा है। इसलिए मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का ही होगा और आम आदमी पार्टी का ही मुख्यमंत्री आवास में रहेगा। पर बीजेपी वालों को यही तो चिढ़ है कि दिल्ली के लोग उन्हें वोट ही नहीं देते। दिल्ली के लोग बार बार आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को वोट देते हैं। तो फिर बीजेपी कोशिश करती है किसी तरीके से परेशान करें। अच्छा, जब बात घर पर आ गई है जी, तो वैसे तो मैं आपकी एजुकेशन के बारे में सब लोग जानते हैं, कितना पढ़ लिख कर आप राजनीति में आई हैं। तो आपने कभी सोचा कि चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप आपके घर तक पहुंच जाएंगे? देखिए, सोचा तो हमने नहीं था कि राजनीति इतनी ज्यादा गिर सकती है, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। हमने भी, अगर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मुझे नहीं लगता कि हम कभी इतना गिरे हैं, इतना गाली गलौच पे आए हैं, किसी को एक व्यक्तिगत लेवल पे परेशान करने पे आए हैं।
लेकिन अब मुझे लगता है कि बीजेपी की राजनीति ही यही है, क्योंकि जैसे अभी चुनाव का समय है, हम वोट मांगने जाते हैं। जब हम वोट मांगने जाते हैं तो हम बात करते हैं कि हमने पिछले 5 साल में क्या काम किया, हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, हम आने वाले 5 साल में क्या विजन लेके चल रहे हैं दिल्ली के लिए, उसके आधार पे हम वोट मांगते हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी को देखिए, बीजेपी की भी केंद्र से 10 साल में सरकार है, राजधानी में वो चाहते तो लाखों करोड़ लगा सकते थे। 10 साल के बाद पीएम ने 3 कॉलेज का शिलान्यास किया है। शिलान्यास यानी कि कॉलेज खोला है, अभी तो पहला पत्थर रखा है। 2-3 साल में बिल्डिंग बनेगी, प्रोफेसर आएंगे और 5-6 साल बाद तो वो 3 कॉलेज खुलेंगे। तो बीजेपी के पास कोई काम नहीं है बताने के लिए जो उन्होंने 10 साल में दिल्ली में किया। दूसरी ओर ना इनके पास कोई विजन है। आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या भारतीय जनता पार्टी ने विजन रखा कि हम दिल्ली में क्या करेंगे, बिजली कैसे देंगे, पानी कैसे देंगे, स्कूल कैसे अच्छे करेंगे? वो तो अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे ना चुनाव से पहले। पर सिर्फ चुनाव से पहले मैनिफेस्टो नहीं होता। देखिए, आप रोज रोज जो बात करते हैं वो आपका विजन दिखाता है। अगर आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को देखिए तो हमारी जिंदगी, हम हर नेता बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, हम अपने काम की बात करते हैं। और आप किसी भी नेता का किसी भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, आपको सेम चीज, सेम बात, काम काम काम, हम सिर्फ काम की बात करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी को देखिए, आप उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के उनका एनालिसिस कर लीजिए, वो सिर्फ एक चीज करते हैं, गाली गलौज। वो अरविंद केजरीवाल जी को गाली देंगे कि अरविंद केजरीवाल ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे मफलर पहनता है, ऐसे घर में रहता है, ऐसे खांसी करता है, उनका यही काम है। फिर वो मुझे गाली देंगे और आम आदमी पार्टी को गाली देंगे। मुझे आप बता दीजिए कि बीजेपी गाली गलौज करने के अलावा क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है। तो उनकी राजनीति का स्तर ही वही है। तो आज दिल्ली की जनता के सामने 2 चॉइस है, एक है पढ़े लिखे लोगों की काम करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, और दूसरी तरफ है ये गाली गलौज पार्टी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों के लिए चॉइस बहुत क्लियर है। अच्छा, उस दिन आपको देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब पूरे देश ने देखा रोते हुए, भावुक होते हुए। जब आप उस दिन घर पर वापस आई तो पिता आपके साथ ही रहते हैं, तो उनसे बातचीत हुई क्या? उन्होंने सुना वो बयान जिसमें पिता बदलने वाला बयान जब चुनाव के दौरान आता है? हाँ, सुना। उनको भी बहुत ठेस पहुंची। हाँ। और ठेस पहुंचना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि जिसने भी वो बयान सुना होगा उसको ठेस पहुंची होगी, क्योंकि राजनीति में ना आप, हम भी कांग्रेस पे वार करते हैं, बीजेपी पे वार करते हैं, उन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, लेकिन किसी के बुजुर्ग बाप को गाली देना, किसी महिला के साथ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, राजनीति के गिरने की कोई सीमा भी है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के गिरने की कोई सीमा ही नहीं है। अब जैसे रमेश बिधूड़ी जी हैं, यहाँ पे कालका जी विधानसभा में मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। 4 दिन हुए उनको टिकट मिले, 5 दिन हुए उनको टिकट मिले। सबसे पहले दिन प्रियंका गांधी जी के खिलाफ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, दूसरे दिन मेरे खिलाफ, मेरे पिताजी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई खेद नहीं जताया। भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं आई और उन्होंने कहा कि ये बयान गलत था। भारतीय जनता पार्टी ने माफी नहीं मांगी, भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट नहीं काटा। उन्होंने मेरे बारे में, मेरे पिताजी के बारे में जो घटिया बयान दिया वो उन्होंने मोदी जी के मंच से दिया। भारतीय जनता पार्टी की सारी लीडरशिप उस मंच पे बैठी हुई थी, किसी एक व्यक्ति ने भी उस बयान का खंडन नहीं किया अभी तक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बयान के साथ सहमत है, उनके साथ खड़ी है। रमेश बिधूड़ी माफी मांग रहे थे प्रियंका गांधी के बयान के बाद में कि मुझे किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं। रमेश बिधूड़ी का बयान बताइए, उसने मुझसे तो नहीं माफी मांगी। बताइए, बीजेपी के किसी नेता ने उनके बयान का खंडन किया हो तो आप बताइए। उस समय स्टेज पे भारतीय जनता पार्टी के 30-40 सबसे बड़े नेता बैठे हुए थे। उस स्टेज से हजारों लोगों की भीड़ के सामने रमेश बिधूड़ी जी ने मेरे और मेरे पिताजी के खिलाफ इतनी गंदी बात कही। क्या किसी एक बीजेपी के नेता ने खंडन किया? नहीं किया। इसका मतलब पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, पूरी पार्टी इस गाली गलौज के साथ खड़ी है। इनफैक्ट ये भी सुनने में आया है कि कल की सीईसी की इनकी मीटिंग में
रमेश बिधूड़ी जी को सीएम फेस बनाने की भी बात हो रही है। ये कहां से लेके आए आप? ये अंदर मीटिंग के भी सूत्र है, कई बार लगता है हमसे ज्यादा सूत्र आपके पास है। मतलब बीजेपी की मीटिंग हो रही है और सारे बड़े लीडर्स वहां मौजूद हैं और आपको जानकारी मिल गई है कि सीएम चेहरा रमेश बिधूड़ी होंगे। देखिए क्या है कि हर जगह कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो वहीं बीजेपी में आप कह रही हैं कि आपके लोग हैं। अब आप समझ जाइए जो आपने समझना है, पर ये बात भी हुई है। ये आप मतलब सूत्र आपके पक्के सूत्र हैं जो ये कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी सीएम का चेहरा होंगे? नहीं, कल बात हुई है सीईसी की मीटिंग में, कल रात को पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में भी चर्चा हुई है। तो ये पहला चुनाव होगा जिसमें बीजेपी तो अपना चेहरा डिक्लेयर करके लड़ेगी? हो सकता है, रमेश बिधूड़ी जी को डिक्लेयर करने की बात भी हो रही है। और मैं समझती हूँ कि ये रमेश बिधूड़ी जी का डिक्लेरेशन ना सही भी होगा, क्योंकि पार्टी ही जब गाली गलौज पार्टी है तो सबसे ज्यादा गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को ही तो सीएम चेहरा बनाएंगे। तो रमेश बिधूड़ी जी की बात काफी सीरियसली चल रही है, शायद 2-3 दिन में घोषणा भी हो जाए कि उनको सीएम का चेहरा बीजेपी बना। तो ये जो आप पोस्टर लेके घूम रही हैं, जो लगातार दिखाती भी हैं आप टीवी पे, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता, तो वहाँ चेहरा लग जाएगा, आप ये कह रही हैं? हाँ, मुझे लगता है कि बिधूड़ी जी का चेहरा लग जाएगा। अच्छा, जहाँ महिला सम्मान की बात आ रही थी अभी, तो बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने आपका अपमान किया है। मेरा? हाँ, वो इसलिए कि उन्होंने आपको प्रॉपर कुर्सी पे तो बैठाया नहीं, कुछ दिन के लिए आपको सीएम बना दिया और ये भी साफ कर दिया कि अब दोबारा चुनाव के बाद में वो सीएम होंगे। तो ये बातें आप लोग कैसे लेते हैं? सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि बीजेपी वाले मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की चुनाव जीतेगी। ठीक है ना? इसका मतलब अगर वो मान रहे हैं कि ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि आतिशी मुख्यमंत्री बनेंगी, तो बीजेपी वाले भी इस बात को मान रहे हैं कि चुनाव तो आम आदमी पार्टी ने ही जीतना है। बाकी मैं बीजेपी से ये पूछना चाहूंगी, वो बता दें उनकी पार्टी में कौन ऐसे नेता हैं, कोई एक नेता का नाम बता दें जो 10 साल के अंदर अंदर, जब ये पार्टी शुरू हुई थी 2013 में, जब हमने पहला चुनाव लड़ा था, मैं इस पार्टी की एक आम कार्यकर्ता थी। मैं किसी पद पे नहीं थी, मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थी, मैं किसी पैसे वाले परिवार से नहीं आती, मेरा कोई वोट बैंक नहीं। 2013 में मैंने आम आदमी पार्टी को एक आम कार्यकर्ता के तौर पे ज्वाइन किया था। वो कोई और पार्टी बता दें जहां 10 साल के अंदर एक सामान्य कार्यकर्ता विधायक बनती है, मंत्री बनती है और मुख्यमंत्री बन जाती है। ये किसी और पार्टी में संभव नहीं है, ये आम आदमी पार्टी में हुआ है और ये अरविंद केजरीवाल जी ही कर सकते हैं। असल में आम आदमी पार्टी में मात्र एक राघव चड्ढा ऐसे नेता हैं जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो जेल जाएंगे, लेकिन वो जेल नहीं गए। बाकी जितने भी नेता है जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि वो जेल जाएंगे, तो सब जेल चले गए। और अब आतिशी का नाम ले दिया अरविंद केजरीवाल ने, तो डर लग रहा है कि आपको अरविंद केजरीवाल नाम दे देते हैं, आदमी जेल चला जाता है। नहीं, अब जेल जाने से हमें डर नहीं लगता है, अब तो और भी कम डर लगता है। मुझे लगता है कि जब से हमारे पार्टी के नेताओं को जेल में डाला, तो हमने देख लिया कि आखिरकार न्याय व्यवस्था में हो सकता है देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कोई पैसा नहीं था। आखिरकार हमारे सारे नेता जेल से बाहर आए। तो क्या करेंगे बीजेपी वाले? कुछ झूठे केस कर देंगे, फर्जी केस कर देंगे, कुछ महीने के लिए जेल में डाल देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह क्यों रहे हैं कि आपको जेल में डाल देंगे? ऐसा हो क्या रहा है? देखिए, आप इस बात को समझिए, जो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाला, क्यों अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रियों को जेल में डाला, क्यों मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, यमुना को साफ करने वाले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, स्कूल बनाने वाले मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला? इसलिए कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रुक जाए। आप पूरा पैटर्न देखिए 10 साल का, कोई ऐसा हथकंडा नहीं है जो बीजेपी की केंद्र सरकार ने ना अपनाया हो चुनी हुई सरकार के काम रोकने का। लेकिन इतने हथकंडों के बावजूद भी हमने बीजेपी की 20 राज्यों की सरकारों से, फुल स्टेट की सरकारों से, पूरी पावर वाली सरकारों से ज्यादा डिलीवर करके दिखाया है। तो वो तो चाहते हैं कि काम रुक जाए। दूसरा, वो कीचड़ उछालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देखिए, लोग हमें क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं। तो वो बेसिकली कीचड़ उछालना चाहते हैं हमारी इमेज को खराब करने के लिए। लेकिन आरोप किस पे? जैसे मनीष का मामला हो या अरविंद केजरीवाल का मामला हो, तो शराब नीति को लेकर आरोप लगाए गए, आपको लेकर क्या?
देखिए कई सारे विभाग हैं मेरे पास। अच्छा। पिछले 1.5-2 साल से कई सारे सरकार के बड़े विभाग हैं। तो अगर कोई फंसाना चाहता है तो कोई भी फाइल उठा सकता है, राइट। आखिरकार फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, 200-300 करोड़ से कम क्या फ्लाईओवर बनता है, सड़कें बनती हैं, स्कूल की बिल्डिंग बनती हैं, बसेस का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, काम तो बहुत तेजी से हो रहा है हमारी अंदर सरकार खाने में। क्या फाइलों की जांच हो रही है इस तरीके की? क्योंकि मैंने खुद ये देखा कि घर का मुद्दा हो या दूसरा ये मुद्दे हो, उनमें बहुत पहले फाइलों का मूवमेंट और एसीबी और तमाम लोगों के पास फाइलें घूमने लगी थी। तो क्या ऐसा हो रहा है? हमारी सरकार के अफसर केंद्र सरकार के बीजेपी के डायरेक्ट कंट्रोल में है। अच्छा। ठीक है जी। तो कुछ अफसरों को तो वो धमकाई देते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस धमकाने डराने के बावजूद भी हमारी सरकार के साथ दिल्ली के लोगों के लिए शानदार काम किया है। उनके बिना ये संभव नहीं था जितना काम दिल्ली में हम कर पाए हैं। पूर्वांचल का इशू उठ रहा है, यूपी बिहार के लोग, कल बीजेपी ने प्रोटेस्ट भी किया अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, कि वो ये कह रहे हैं कि यूपी से और बिहार से लोग लाकर यहाँ पर वोट बनवाए जा रहे हैं। अगर दिल्ली में रहने वाले हमारे पूर्वांचल के भाइयों और बहनों के लिए एक नेता ने काम किया है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। पूर्वांचली जो हमारे भाई बहन हैं जनरली क्या तो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं या दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। 10 साल पहले तक नरक की जिंदगी जीते थे वो। ना पानी की लाइन, ना सीवर की व्यवस्था, ना सड़कें, ना उन इलाकों में स्कूल, ना हेल्थ केयर की फैसिलिटी। अगर दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में और कच्ची कॉलोनियों में किसी ने सुविधाएं दी है ना तो वो अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। चाहे सड़कें बनाना हो, चाहे सीवर की लाइन डालना हो, चाहे घर घर पानी पहुंचाना हो, चाहे बच्चों को स्कूल देना हो। ना सिर्फ इतना, अगर सबसे ज्यादा विधायक अगर किसी पार्टी में पूर्वांचली हैं तो वो आम आदमी पार्टी में। बताए बीजेपी आज पूर्वांचल के हक का नारा लगा रहे हैं। वो कितने पूर्वांचलियों को टिकट देते हैं वो, चाहे विधायक के चुनाव में हो चाहे सांसद के चुनाव में हो। मनोज तिवारी बस एक आप उनकी विधायकों की टिकट की लिस्ट उठा के देख लीजिए, और आज की नहीं 20 साल की उठा के देखिए। अच्छा, आपकी विधानसभा के अंदर पिछली बार जो मार्जिन था वो 10,000 से ज्यादा का था। इस बार आपको उम्मीद कितनी लग रही है? देखिए मार्जिन बढ़ेगा, आप जीतेंगी हारेंगी, क्या होगा? आपका आकलन क्या कह रहा है? क्योंकि दिग्गज लोगों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, अपने मजबूत नेता को उन्होंने दोनों ने उतारा है। नहीं, मुझे ये तो लगता है कि मैं चुनाव जीतूंगी। इसलिए जीतूंगी क्योंकि 5 साल मैंने अपने इलाके में बहुत काम किया है, और ना सिर्फ काम किया है, 5 साल में लगातार अपने इलाके में रही हूँ, लोगों के साथ जुड़ी रही हूँ, उनके सुख दुख में साथ रही हूँ। मतलब 5 साल में हर गली में, हर मोहल्ले में कभी किसी की शादी हो, किसी के बच्चे का जन्मदिन हो, उनके सुख दुख में हम साथ रहे हैं। अब हर गली मोहल्ले में अगर आप जाएंगे तो मैं पर्सनली लोगों को जानती हूँ। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कालका जी के लोगों ने मुझे जरूर वोट देंगे, जस्ट बिकॉज मुझे 5 साल में उनसे इतना प्यार मिला है और अभी भी मिलता है। चुनौती किससे ज्यादा मिलेगी? अलका लांबा जो कांग्रेस से प्रत्याशी है या रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी से? देखिए, कांग्रेस का तो दिल्ली में बहुत वजूद है नहीं, ये सबको पता है। और कांग्रेस मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 70 में से 69 सीट्स में उन्होंने उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। बहुत कम, कहीं 2000-3000 भी। मुझे लगता है कि 1 या 2 सीटें ऐसी रही होंगी जहां पे उनकी जमानत भी बच पाई थी। तो कांग्रेस को तो देखिए दिल्ली में कोई बहुत सीरियसली नहीं लेता है। जहां तक कि बीजेपी की बात है, बिल्कुल सही बात है कि मुकाबला दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। लेकिन अगर मैं कालका जी विधानसभा की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी जी को टिकट दिया। एक ऐसे व्यक्ति जो इतने बदतमीज हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो इतनी गाली गलौज करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। टिकट मिलने के अगले दिन उन्होंने प्रियंका गांधी जी पे इतनी अश्लील टिप्पणी करी। उसके बाद मेरे पिताजी के बारे में बहुत भद्दी बात कही। यहाँ के लोग उससे बहुत नाराज हैं और उनको रमेश बिधूड़ी जी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। लेकिन रमेश बिधूड़ी तो हमेशा जीतते आए हैं सांसद के तौर पर। 2 चुनाव उन्होंने जीते, तीसरे में टिकट नहीं मिला हालांकि, लेकिन 2 चुनाव जीते उन्होंने। जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है आपने ही शायद एक शो किया था रमेश बिधूड़ी जी के बयान के बाद। हाँ, जनता में नाराजगी थी, कालका जी विधानसभा में बहुत नाराजगी थी और लोगों ने विरोध भी किया कि इस तरीके की भाषा। असल में मुझे लगता है कालका जी के अंदर जो वर्ग है, अपर क्लास या दिल्ली के जो लोग हैं, उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में अच्छा नहीं करते।
देखिए कोई भी अच्छा कोई भी नहीं मानेगा। कोई भी अच्छा नहीं मानता। अच्छा, अभी आप जैसे लोगों के बीच में जा रही हैं, तो क्या शराब भी कोई मुद्दा है दिल्ली की राजनीति में, जिसके मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल गए, चर्चा होती है, आप लोग जाते हैं जैसे? देखिए जब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया था, मैं जानती हूँ इतनी महिलाओं को, कालका जी की, जो आंसुओं से रोई थी कि मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुझे आज भी याद है जब अरविंद जी की इंसुलिन रुकी थी, तो उसका काफी संघर्ष चला था और कोर्ट गए थे हम, हमने प्रोटेस्ट किया था, हम कोर्ट भी गए थे। जिस दिन कोर्ट का आदेश आया था और अरविंद जी को इंसुलिन मिली थी, वो हनुमान जयंती का दिन था, मुझे आज भी याद है। और यहाँ पे रविदास मार्ग पे मैं एक हनुमान मंदिर में एक कार्यक्रम में गई थी। वहां पे महिलाएं कीर्तन करके सेलिब्रेट कर रही थी कि अरविंद जी को इंसुलिन मिल गई। जो प्यार है दिल्ली के लोगों का उनके लिए, वो बिल्कुल छलकता है। चलिए आपकी प्रति भी प्यार देख लेते हैं। सामने हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं और आतिशी एक मंदिर यहाँ पहुंची है, कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं, आप गाइए। जी जी जी, ये रघुनाथ मंदिर है हमारे एरिया का, काफी प्रतिष्ठित। मंदिर में इस बार सबसे ज्यादा जो चर्चा चल रही है वो आपके 18,000 की बहुत चल रही है। मैं दिल्ली के जितने भी मंदिरों में जाता हूँ वहाँ ही चर्चा चल रही होती है। कुछ लोग हेलो, क्या नाम है आपका? त्रिशा। त्रिशा। आप जानते हो उन्हें? अरे वाह। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू। तो आपके 18,000 वाली चर्चा बहुत चल रही है कि आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि चुनाव से पहले 18,000 की घोषणा। हम लोगों की एक जिंदगी देखिए, जब भी हमारे सुख दुख का समय होता है, हमारे घर में कोई खुशी का मौका होता है, हम गाड़ी खरीदते हैं, हम नया घर खरीदते हैं, घर में बच्चा पैदा होता है, तो हम किसे याद करते हैं? हम पंडितों को याद करते हैं, हम पूजा कराते हैं। कोई दुख का मौका होता है, कोई गुजर जाता है, तब हम उनको याद करते हैं, चाहे पंडित हो चाहे ग्रंथी हो। लेकिन अगर आप उन्हें देखिए, उनकी भी अपनी जिंदगी आसान नहीं होती है। बेसिकली या तो मंदिर के आसपास के लोग चंदा इकट्ठा करके, मंदिर कमेटी के, गुरुद्वारा कमेटी के, उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन जो सुख दुख में हमारे साथ खड़ा है, उनका ध्यान रखना तो समाज का भी काम है ना, सरकार का भी काम है। तो इतना टाइम क्यों लग गया लेकिन इस योजना में? लेकिन शुरू में जब हम 2013 में चुनाव लड़े थे, तो तब हमने बिजली के दाम आधे किए थे। 5 साल के बाद हमने बिजली फ्री कर दी। उसके बाद महिलाओं के लिए बस यात्रा भी सरकार बनने के, शायद पहली सरकार में नहीं, दूसरी सरकार बनने के बाद हुआ था। तो अलग अलग जो काम होते हैं वो एक के बाद एक सीक्वेंस में होते हैं। अच्छा, आप लोग तो बहुत सारी योजनाओं से खुश होंगी आजकल, जिस तरीके की घोषणाएं आम आदमी पार्टी कर रही है, बुजुर्गों को लेकर, महिलाओं को लेकर। बहुत खुश है। कौन सी योजना ज्यादा पसंद आ रही है? सारी योजना इनकी अच्छी है। अच्छा, कोई भी कमी नहीं है किसी भी चीज में, ऐसा नहीं है। ऋणरोगादिदारिद्र्यं पापाक्षुभयशोकमनस्तापानश्यन्तु मम सर्वदा श्रीवत्समाय समारोह मा विधात् पवमानं महिते धनं धनं पशुं भवपुत्रपौत्रादिलाभं संवत्सरं दीर्घमायु मन्त्रार्थः सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथः सत्तूणां बुद्धिना सोऽस्तु मित्राणां बुद्धस्व विजयी भव स्वस्ति आयुष्मान। पंडित जी, जो घोषणा आम आदमी पार्टी कर रही है गारंटी के तौर पर कि पुजारियों को 18,000 मिलेंगे, सबसे बड़ी बात है, आज तक मुझे 45 साल यहाँ रहते हो गया, 45 साल में किसी ने तो कहा हाँ पंडितों को, पुजारियों को, ग्रंथियों को ध्यान करना चाहिए, चाहे 18,000 मिले चाहे 8,000 मिले, मिल तो रहा है, मिल जाए। आप चेहरे पे मुस्कान देख लीजिए और जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब भी इस मुस्कान के साथ ही है। एक रैपिड राउंड कर लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, करिए जी रैपिड राउंड। अगर अभी चुनाव हो रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है जी, तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम ही बनना चाहिए या फिर किसी और कार्य में लगना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनना चाहिए। दिल्ली के लोग उन्हें सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं और ये दिल्ली के लोगों की डिमांड है। और आतिशी क्या सोचती है, उन्हें क्या जिम्मेदारी मिले अगर दोबारा सरकार बने तो? वो मैं मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में है। अब तो आपकी पार्टी में कई शिक्षा मंत्री बनने के लिए तैयार है। पहले मनीष सिसोदिया थे, फिर आप भी आ गई और अवध ओझा भी आ गए, तो तीनों में बेस्ट कौन है? देखिए, मैं तो मानती हूँ मनीष जी बेस्ट है। 2025 में सबसे बड़ा मुकाबला किसके साथ, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी का सबसे बेहतर नेता कौन है दिल्ली के अंदर?
ये बड़ा मुश्किल सवाल है। क्यों? अच्छा, एक वक्त था अरविंद केजरीवाल कहते थे कि राहुल गांधी जो है वो पॉलिटिक्स के बच्चे हैं, ये बयान है उनका। तो आज आप क्या मानती है कि राहुल गांधी में परिवर्तन आया या नहीं? ये मैं किसी नेता पे टिप्पणी करना पसंद नहीं करती। ये लास्ट सवाल आपने छोड़ दिया। करनी भी नहीं चाहिए, वो आंटी भी कह रही है करनी भी नहीं चाहिए। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 2025 के इलेक्शन के लिए, और बहुत चुनाव के बाद में धन्यवाद। फिर चर्चा होगी और ये भी जानेंगे कि आपको क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है बिल्कुल, अगर thank you। जीतते हैं तो। थैंक यू पुलकित जी। तो इसमें आज प्रोग्राम में इतना ही, फिर किसी और शख्सियत के साथ होगी चर्चा। ये आतिशी दिल्ली की सीएम हमारे साथ थी।